हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब प्यारे दोस्तों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं बायोलॉजी को कुछ एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। और हमारी इस एमसीक्यू बेस्ड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग आज अपनी दूसरी क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो होता है ना, वो आर्थ्रोपोडा होता है। अब आर्थ्रोपोडा क्या है? देखिए, आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे जीवों को रखा जाता है ना जिसके पैर खंडयुक्त होते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो आपको इसमें दो शब्द दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा आपको आर्थो। आर्थो का मतलब होता है खंडयुक्त। क्या होता है जी? इसका मतलब होता है खंड युक्त। और दूसरा शब्द है इसमें जी पोडा। पोडा का मतलब होता है पैर। यानी कि ऐसे जीव जिनके पैर खंडयुक्त होते हैं ना, उनको आप किस फाइलम में रखते हो? उनको आप रखते हो आर्थ्रोपोड्स में। और इस दुनिया में आप देखोगे जो कीट होते हैं या फिर जैसे मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं ना, इन सब के पैर खंडयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं जी? खंडयुक्त होते हैं। अगर आप दुनिया भर में देखने जाओगे ना तो कीटों की संख्या आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो इसका मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम में जीवों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। फिर आता है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम। जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है ना, वो कौन सा है? मोलस्का। अच्छा, मोलस्का की खास बात क्या होती है? देखिए, मोलस्का की खास बात ये होती है कि मोलस्का के जो जीव होते हैं ना, उनका शरीर कैसा होता है? उनका शरीर बहुत कोमल होता है। शरीर कैसा होगा? शरीर तो कोमल होगा, लेकिन इस कोमल शरीर के बाहर एक बहुत ही हार्ड कवच पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम घोंघा में देखते हैं, जैसे हम सीपी में देखते हैं। आपने देखा होगा ना, गांव में अगर कभी आप गए होगे जहाँ पर बालू वगैरह गिरी रहती है, वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी सी सीप नज़र आती हैं। असल में वो सीप क्या होती हैं? वो सीप किसी जीव के ऊपर का कवर होती हैं। उस जीव का नाम होता है यूनियो। उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर एक हार्ड कवच होता है। ऐसे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने ऐसे गांव में देखी होगी, बालू वगैरह में आपको दिखाई देती है। ऐसे छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे कुछ इस टाइप की, ठीक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक जीव भरा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भैया, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का हो गया, जिसका शरीर कोमल होता है, लेकिन इसके कोमल शरीर के बाहर क्या होता है? एक कवच होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कार्डेटा है। कार्डेटा में ऐसे जंतु आते हैं, कार्डेटा में आपके ऐसे जंतु आते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिनके अंदर क्या होती है? कशेरुक दंड होती है। जिनके अंदर क्या होती है? कशेरुक दंड होती है, ठीक है। तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या है जी? ये ऐसे जीवों का समूह है जिसके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। कैसी कैविटी पाई जाती है दोस्तों? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। उस फाइलम को क्या कहते हो? सिलेंट्रेटा कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती हैं, उन जीवों को हम लोग सिलेंट्रेटा फाइलम में रखते हैं, यानी सिलेंट्रेटा संघ में रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है जी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? मोलस्का होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? कहने का मतलब ये है कि फीता कृमि क्या है? एक जीव होता है, वो किसी जीव के अंदर रहता है, यानी ये क्या है? एक तरीके का परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना जीवन किसी दूसरे जीव के ऊपर या उस जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप कहते हो परजीवी, ठीक है। वो दूसरे जीव के शरीर से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब बात आती है किसकी जी? बात आती है फीता कृमि की। फीता कृमि क्या है? एक तरीके का परजीवी है। परजीवी है तो किसी जीव के शरीर के अंदर रहेगा। तो जिस जीव के शरीर के अंदर रहेगा ना, उसी जीव को हम क्या कहेंगे कि वो फीता कृमि का क्या है? मेज़बान है। अब इनमें से कौन सा फीता कृमि का मेज़बान होता है? तो फीता कृमि का जो मेज़बान जीव होता है ना, वो इसमें कौन सा होता है बेटा? सूअर होता है, जिसको हम पिग कहते हैं, ठीक है। और इनके जो फिक्स होते हैं ना, इनके फिक के माध्यम से ही ये बाहर स्प्रेड होता है, ठीक है। तो पहले हमको क्या समझना था? हमको समझना था कि फीता कृमि क्या होता है। फीता कृमि क्या है? एक तरीके का परजीवी है। अच्छा, फीता कृमि किस संघ का प्राणी है अगर पूछा जाए तो जी ये प्लैटी हेलमिन्थीज का प्राणी है। प्लैटी हेलमिन्थीज। प्लैटी हेलमिन्थीज एक ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत चपटे कृमि आते हैं। कैसे कृमि आते हैं? चपटे कृमि, यानी ऐसे कृमि जो चपटे होते हैं, जिनका शरीर चपटा होता है ना, और
उनके हेड वाले रीजन पर सकर्स होते हैं यानी चूसक होते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो फीता क्रिम किसका जीव है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का जीव है। मेज़बान क्या है यानी कौन से जीव के अंदर पाया जाता है, तो ये सुअर के अंदर पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो पहले तितली का पूरा जीवन चक्र देख लेते हैं तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि तीसरी अवस्था क्या है। तो देखिए तितली है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक एडल्ट, यहाँ पर एक आपके पास एडल्ट बटरफ्लाई है। एडल्ट बटरफ्लाई का मतलब एक वयस्क तितली है। वयस्क तितली क्या देती है जी, वयस्क तितली छोटे छोटे क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, इन अंडों के फूटने से इससे क्या निकलता है, एक ऐसा छोटा सा जीव बाहर आता है, ऐसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। और इस लार्वा का नाम है कैटरपिलर। क्या नाम है, कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, इसके लार्वा को क्या कहते हैं हम लोग, कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। अब इस लार्वा के अंदर कुछ चेंज आते हैं, कुछ चेंज आते हैं तो ये एक जीव बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपा। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना, तो इसका शरीर थोड़ा सा और विकसित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्यूपा। और प्यूपा में जब और कुछ रूपांतरण होता है, कुछ और चेंज आता है, तो क्या बनता है, वयस्क। तो इस लार्वा से सीधे वयस्क नहीं बन जाता, इस लार्वा का थोड़ा सा विकास होता है ना, तो ये वयस्क जैसा एक जीव बनता है, लेकिन वयस्क नहीं बनता। तो वयस्क जैसा जीव जो बन रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा। तो अब देखो, ये इसकी पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, और ये प्यूपा क्या है, इसकी तीसरी अवस्था, और वयस्क तितली क्या है, इसकी चौथी अवस्था है। तो प्यूपा इसमें है आपके, बिल्कुल है। तो ये प्यूपा क्या है इसका, ये इसकी तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था क्या है, अंडे हैं, उसके बाद क्या है, फिर लार्वा है, फिर तीसरी अवस्था क्या है आपकी, प्यूपा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे का तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। पहली बात, कीट की बात चल रही है और तिलचट्टे की बात चल रही है। ये दोनों जो है ना किस संघ में आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जो कीट और तिलचट्टा होता है ना जी, वो किस में आता है, वो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा संघ में। अब आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं ना, उनमें यकृत तो होता नहीं है, ठीक है, और किडनी भी नहीं होती। श्वान कोशिकाएं कहाँ होती हैं, देखो यकृत कीटों का उत्सर्जक अंग है ही नहीं है। वृक्क जो है, किडनी जो है, ये स्तनधारियों या फिर हम लोग जैसे जो जीव है ना, इनके उत्सर्जक अंग होते हैं। यकृत भी हमारा उत्सर्जक अंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि यकृत के अंदर अमोनिया को ऑर्निथिन साइकिल द्वारा किस में चेंज किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है यूरिया में। किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, कहाँ पर, यकृत में। ध्यान से सुनेंगे, अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है, NH3 अमोनिया है, इसको चेंज करते हैं यूरिया में, यानी NH2CO NH2 में। NH2CO NH2 क्या होती है जी, यूरिया होती है। कहाँ बदली जाती है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, कहाँ पर, यकृत में। पहली चीज़, यकृत के अंदर कौन सी साइकिल चलती है, कौन सा चक्र चल रहा है, तो ऑर्निथिन चक्र। कौन सा चक्र चलता है जी, ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र में अमोनिया किस में चेंज होती है, यूरिया में। पहली बात, वृक्क क्या करता है, किडनी होती है, वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके उससे क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों में पाई जाती है। श्वान कोशिकाएं कहाँ होती हैं जी, श्वान कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है PNS, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या दिखाई देंगी, आपको श्वान सेल्स दिखाई देंगी। अब चलते हैं आखिरी ऑप्शन पर। आखिरी ऑप्शन है मालपिगियन नलिकाएं। इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मालपिगियन टिब्यूल्स। मालपिगियन टिब्यूल्स वो संरचनाएं हैं ना जो उत्सर्जक अंग हैं किसका, आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, तिलचट्टे और अन्य कीटों का क्या है, ये उत्सर्जक अंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। मालपिगियन नलिकाएं क्या होती हैं, तिलचट्टे का और अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग होती हैं। तिलचट्टा और अन्य कीट किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। यानी आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जीवों में मालपिगियन नलिकाएं किस रूप में पाई जाती हैं, मालपिगियन नलिकाएं आपके उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा प्राणी संघ तो आर्थ्रोपोडा है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, मोलस्का है।
कौन सा है जी? मोलस्का है। अब देखो इसमें 3 संघों के नाम और लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा, कौन सा है? ये सबसे बड़ा है। मोलस्का क्या है? ये आपका दूसरा सबसे बड़ा है। क्या है जी? आपका ये दूसरा सबसे बड़ा है। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? देखिए इसके जो जीव होते हैं ना, ये जीव स्वतंत्र रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये स्वतंत्र रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वतंत्र रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके अंदर एक नाल तंत्र होता है, ठीक है। इनके अंदर एक नाल तंत्र होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इकाइनोडर्मेट्स हैं, ठीक है। आते हैं पोरीफेरा में। पोरीफेरा क्या होते हैं? पोरीफेरा एक ऐसे जीव होते हैं ना, पोरीफेरा संघ के जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे साइकॉन हो गया, जैसे ल्यूकोसोलोनिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे जीव किस में आते हैं? ये आपके पोरीफेरा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में आपकी स्टारफिश आती है। आर्थ्रोपोड्स में आपके सारे कीट आते हैं। मोलस्का में क्या आता है? मोलस्का में जैसे आपका पाइला हो गया, यूनियो हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, ये सारे जीव किस में आते हैं जी? मोलस्का में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी किससे संबंधित है? मोलस्का से। मोलस्का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है, पहली खासियत। दूसरी खासियत मैंने इसकी बताई थी कि इसका शरीर कोमल होता है, लेकिन इसके कोमल शरीर के चारों ओर क्या होता है? एक बहुत ही हार्ड कवच होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? घोंगा है, बिल्कुल है। यूनियो भी है, जिसको आप सीपी कहते हो, ठीक है। ऑक्टोपस भी किसका एग्जाम्पल है? ऑक्टोपस भी मोलस्का का एग्जाम्पल है। फिर ऑप्शन नंबर डी, कनखजूरा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेंटीपीड, ठीक है। सेंटीपीड कौन से संघ का प्राणी है? ये आपके आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। किसका प्राणी है जी? आर्थ्रोपोडा का। सेंटीपीड को आपने ऐसे देखा होगा, कुछ इस तरीके की इसकी ऐसे बॉडी होती है, इस पर यहाँ पर ऐसे क्या लगे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से पैर लगे होते हैं, ठीक है। गांव में अक्सर निकलता है, ईंट के नीचे वगैरह दबा रहता है, कहीं कोने में ऐसे निकल आता है ये। इसको हम सेंटीपीड कहते हैं। और क्या कहते हैं? कनखजूरा कहते हैं। कौन से फाइलम का जीव है ये? आर्थ्रोपोडा है। बाकी तीनों क्या हैं? बाकी तीनों मोलस्का के जीव हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस संघ के जीव मुक्त जीवन जीने वाले होते हैं? तो अभी मैंने कहा कि इकाइनोडर्मेटा वाले जीव जो होते हैं ना, वो मुक्त जीवन जीते हैं। कहाँ पर? आपके समुद्री जल में। खासकर वो कहाँ मिलेंगे आपको? समुद्री जल में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। अब यहाँ पर देखो, मोलस्का ऐसे जीवों का समूह है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन में आ रहा है तो मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। मोलस्का क्या है? मोलस्का ऐसे जीवों का समूह है जिनका शरीर कोमल होता है, लेकिन उनके कोमल शरीर के बाहर एक कवच होता है। इकाइनोडर्मेटा क्या है? ऐसे जीवों का समूह है जो समुद्री होते हैं, जिनमें नाल तंत्र होता है, ठीक है। फिर आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ऐसे जीवों का समूह है जिनके पैर खंडयुक्त होते हैं। और फिर इसमें एक ऑप्शन है निमेटोडा। निमेटोडा एक ऐसे छोटे छोटे जंतुओं का समूह है ना, जो कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं, जिनको हम कहते हैं गोल कृमि। निमेटोडा संघ के जीवों को हम क्या कहते हैं? गोल कृमि कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे मिलता जुलता एक फाइलम था, कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। कहीं पर लिखा था, ये लिखा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? ये चपटे कृमि होते हैं। निमेटोड क्या होते हैं? निमेटोड को एस्केलहेल्मिन्थीज भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? ये गोल कृमि होते हैं। यानी ये कैसे होंगे? ऐसे गोल से होंगे। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। गोल कृमि का अगर एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारा एस्कैरिस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अगर एग्जाम्पल लिखते हैं फीता कृमि, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में कहते हैं टीनिया सोलियम, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि के अंदर पाचन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र भी होता है और उत्सर्जन तंत्र भी होता है। इनमें क्या नहीं होता? इनमें विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता। तो भाई साहब, अगर श्वसन तंत्र नहीं है तो ये श्वसन कैसे करेगा? तो ये श्वसन करते हैं, इनकी जो गट होती है आहार नाल में, ये विसरण द्वारा अपना क्या कर लेते हैं? इनके अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो जाती है इनके गट में, और उसी डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये क्या कर लेते हैं? अपना शोषण कर लेते हैं। इनके अंदर कोई अलग से विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पर। किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के लिए चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है? ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ और एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहा है कि किन प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र में केवल एक बार हृदय से गुजरता है, यानी रक्त जो है वो एक बार हार्ट से गुजरता है। तो देखो, जो मछलियाँ होती हैं, यानी जो मत्स्य वर्ग है,
जो मछलियाँ होती हैं ना, उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर होते हैं। उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। ऊपर वाले को हमने कह दिया क्या है, वो आलिंद है, ये क्या है, ये निलय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके गिल्स होते हैं और यहाँ पर होती हैं मान लो सेल्स। तो यहाँ पर ब्लड क्या होता है, ऐसे एक बार गुजरता है। पहले यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, गिल्स में पहुँचेगा। गिल्स में पहुँचने के बाद वो ऑक्सीजन पाके शुद्ध होगा, फिर से कोशिकाओं में जाएगा, फिर से हृदय में जाएगा। तो हृदय से रक्त एक बार गुजरता है किसमें, मछलियों में। इनका जो हार्ट होता है ना, इनका हार्ट कैसा होता है, इनका हार्ट होता है 2 चैम्बर। ध्यान से सुनिएगा जी, इनका हार्ट कैसे होगा, 2 चैम्बर्ड होता है। और इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है ना, इनमें रक्त का जो प्रवाह होता है ना, उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। यानी हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजरता है, एक बार, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिर चलते हैं जी मानव में। मानव का जो हार्ट होता है, मानव के हार्ट में आपको दिखते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर दिख रहे हैं जी, 4 चैम्बर। अब मानव के हार्ट से ब्लड एक चक्र के दौरान 2 बार गुजरता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। सरीसृप जो होते हैं ना, इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर। कितने चैम्बर वाला होता है, 3 चैम्बर वाला होता है। 3 चैम्बर वाला होने के साथ साथ इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, इनके अंदर भी आपका डबल सर्कुलेशन दिखेगा। क्या दिखता है, डबल सर्कुलेशन दिखता है। फिर चलते हैं पक्षियों में। अच्छा, सरीसृप का एक एक्सेप्शन है, यानी इसका क्या है, एक अपवाद है। क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है, वो हार्ट जी होता है 4 चैम्बर का। कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का। ठीक है, और आ जाते हैं पक्षियों में। पक्षियों का हार्ट भी जो होता है ना, वो कितने चैम्बर का होता है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। और इसमें भी क्या देखने को मिलता है आपको, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस 9 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे बायोलॉजी के और अदर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए कई सारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना और अपने को अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।